Hello students, today we will study about enzymes. First, what is enzymes? Enzymes क्या होते हैं? Enzymes are biocatalysts produced by the living cells which catalyze many biochemical reactions in animal and plant bodies. एंजाइम्स जो है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर जिस तरह से हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं लेबोरेटरी में, तो वहाँ भी हम लोग एक कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। उसी तरह से एंजाइम्स जो होता है वो भी एक कैटलिस्ट होता है। और वो कैसे है? वो एक बायो कैटलिस्ट है जो कि कहाँ से मिलता है? प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल से, एंड विच कैटलाइज मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। उसी तरह से अगर कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें बायो कैटलिस्ट का यूज़ होता है, और वो बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है, ठीक है, इन एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज में। तो इस पे जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए कि माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। माल्टोज जो है, माल्टोज का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, C12H22O11। देख रहे हैं हम लोग। तो माल्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। माल्टोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। किसके प्रेजेंस में? माल्टेज एंजाइम जो है इसके प्रेजेंस के कारण ही माल्टोज जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज में। इसी तरह से बहुत से बायोकैटलिस्ट होते हैं जो कि कन्वर्शन करते हैं। जैसे जस्ट लाइक अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम लोगों ने स्टडी किया था कि जैसे लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। तो वो किसके कारण? कौन से एंजाइम के कारण? लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। उसी तरह से जैसे सुक्रोज होता है, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फ्रॉम विच एंजाइम्स? इन्वर्टेज एंजाइम्स। वहाँ पे कौन सा एंजाइम रहता है? इन्वर्टेज एंजाइम्स जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है सुक्रोज को ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एंजाइम्स क्या है, व्हाट इज एंजाइम्स, और इनके बारे में हम लोगों ने उसके कुछ एग्जाम्पल्स स्टडी किए। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म जो होता है, मैकेनिज्म तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही हैं। तो ये मैकेनिज्म भी देखिए किस तरह से है कि मैकेनिज्म जो है वो है किसका? एंजाइम एक्शन। क्या हो रहा है? एंजाइम एक्शन। मतलब इसमें होता क्या है? ड्यूरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन द एंजाइम इज टू बिल्ड and that it binds to the substrate in a specific manner। इसमें देखिए मैंने यहाँ फिगर में आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे है ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है, ठीक है, ये एंजाइम है। तो इसमें हम लोग जो है इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं। सबसे फर्स्ट जो है, फर्स्ट इज द स्टेप वन। स्टेप वन में होता क्या है? बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट टू एंजाइम, ठीक है। बाइंडिंग होता है किसका? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल S। यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हुआ है सबस्ट्रेट है ये। तो ये यहाँ पे होगा क्या कि बाइंडिंग होगा सबस्ट्रेट का, और वो किससे होगा? एंजाइम से होगा। तो इसको हम लोग जो है वो कैसे इसको शो कर सकते हैं? जैसे ई जो है वो आपका शो कर रहा है किसको? एंजाइम को। एस ये शो कर रहा है सबस्ट्रेट को, ठीक है। देन ये क्या बनाएगा? ये ES बनाएगा। तो ES जो है ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे शो किया था तो इसमें क्या था? यहाँ सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइड है, ये एंजाइम है। यानी एंजाइम और सबस्ट्रेट जो जब मिला तो ये क्या बना दिया? यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप में ES कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये बना है। अब सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप में है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, वो कैसे होता है? जैसे ES जो ये कॉम्प्लेक्स है ये कन्वर्ट आपका हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे जो है ये क्या हम लोग का बन रहा है? ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स था और कॉम्प्लेक्स से ये क्या बन गया? यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। थर्ड स्टेप जो होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है? रिलीज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द एंजाइम।
यानी कि रिलीज होते हैं प्रोडक्ट किससे, फ्रॉम द एंजाइम से। तो इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, इसको शो करने के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे लेंगे ईपी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ई प्लस पी। देखिए यहाँ पे मैंने शो किया है, ये यहाँ ईपी था तो ये ईपी इस फिगर में, और लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ईपी से ये एंजाइम और ये प्रोडक्ट दोनों अलग अलग हो गए, यानी रिलीज कर दिया ये प्रोडक्ट को। तो ये एंजाइम ये हो गया और प्रोडक्ट इधर इस साइड हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एंजाइम प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गए, ये सारे जो फिगर हो गए, ये मैकेनिज्म जो हो गए, दीज आर द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। ये क्या है, एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी किसकी है, ये एक्टिविटी है एक एंजाइम्स की, ठीक है। तो एंजाइम्स में जो है ये इतना स्टडी हम लोग को करना है, एंजाइम्स के बारे में पढ़िएगा, उसके जितने भी कौन कौन से जो है बायो कैटलिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं, कौन से एंजाइम्स को यूज़ करते हैं, वो किसको किस में कन्वर्ट करता है, इसको अच्छे से स्टडी करना है, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके मैकेनिज्म को स्टडी करना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है, नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को क्या स्टडी करना है आज, कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग थ्रेड लाइक मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। न्यूक्लिक एसिड एक लॉन्ग थ्रेड लाइक मैक्रोमोलिक्यूल्स है जिसका कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, यानी कि जो भी जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उसको वो ट्रांसमिट करता है, मतलब एक तरह से वो ट्रांसफ़र करता है, किससे, फ्रॉम parents to their offsprings and for the biosynthesis of proteins। यानी कि पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स पे आते हैं, और किसके लिए होते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स का बायोसिंथेसिस करते हैं। तो ये जो हो गया, ये आपके ये हम लोग स्टडी कर लिए कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ये तो आपसे जब क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात नेक्स्ट टॉपिक की कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो उसके टाइप्स जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फर्स्ट जो है वो आपका क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए, ठीक है। और सेकेंड इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड, मीन्स आरएनए, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए जो है ये दो टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड के। अब हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं डीएनए में, और कौन से बेसिस प्रेजेंट रहते हैं आरएनए में। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए इज फर्स्ट इज प्यूरिन्स एंड द सेकेंड वन इज pyrimidines। प्यूरिन्स कंटेन एडेनिन and guanine। एडेनिन में it is represented by A and guanine is represented by G। ये प्रेजेंट रहते हैं प्यूरिन्स में। एंड pyrimidines contain cytosine and thymine। pyrimidines जो है वो क्या कंटेन करता है, साइटोसिन को कंटेन करता है, और थाइमिन। साइटोसिन इज रिप्रेजेंटेड बाय C and thymine is represented by T। नेक्स्ट इज बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए। अब देखिए ये दोनों में प्यूरिन्स में जो बेसिस रहते हैं वो तो सेम रहते हैं, लेकिन pyrimidines में ये डिफरेंट हो जाते हैं, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आता है एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए में जैसे प्यूरिन्स है, तो प्यूरिन्स कंटेन एडेनिन ए एंड ग्वेनिन जी, ये दोनों ये इसमें प्यूरिन्स में प्रेजेंट रहते हैं। बट pyrimidines में आपके साइटोसिन होते हैं और यूरासिल होता है। जब हम लोग डीएनए में पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन आता है बहुत, जब डीएनए के हम लोग बेसिस को स्टडी किए तो हम लोगों ने देखा कि pyrimidines में आपके साइटोसिन थे और थाइमीन था, लेकिन जब हम लोग आरएनए के बेसिस को स्टडी करेंगे तो उसमें क्या चेंजिंग आएगा कि उसमें साइटोसिन तो होगा, लेकिन थाइमीन के प्लेस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूरासिल। यानी कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही डिफरेंस है जो बेसिस प्रेजेंट है डीएनए में और आरएनए में,
ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने स्टडी कर लिया। एंजाइम्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन के बारे में स्टडी किया, और नेक्स्ट हम लोगों ने स्टडी किया कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, उसके बेसिस क्या है, डीएनए में कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं, आरएनए में कौन से बेसिस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का ये चैप्टर लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। इन नेक्स्ट क्लास we will start our new chapter. तो our new chapter is polymer. इन नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीमर्स को। थैंक यू।